कहना है कि इस सब के अतिरिक्त जो गरीब व्यक्तियों को अनाज देने की बात है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, अप्रैल 2008 से आज तक जितने राशन कार्ड जारी किए गए वो 20 लाख राशन कार्ड जारी किए गए, उनमें से आज तक किसी को 1 ग्राम भी अनाज नहीं दे पाई है सरकार। आज फूड सिक्योरिटी बिल की आड़ के अंदर सबसे पहले यहां पर लागू क्यों किया? क्योंकि सबसे ज्यादा नाकामयाबी यहां पर थी, यहां गरीबों को कोई अनाज दे नहीं सके हैं किसी भी तरह का, इसलिए उसको कवर करने के लिए हम दिल्ली के अंदर फूड सिक्योरिटी लागू कर रहे हैं, उसको एक आवरण के रूप में यहां पर कवर करने के लिए लाया गया। ये प्रोफेसर मुखी जो आपने बात कही उस पर हम संदीप जी से रिएक्शन लेंगे, प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले कंवर प्रताप सिंह, हम आपसे ये समझने की कोशिश करें कि दिल्ली की जब बात आती है, आपकी पार्टी, उसके प्रतिनिधियों की हम बात करें तो क्या भविष्य में क्या योजनाएं हैं, कितनी सीटों पर और किस प्रकार आपको लगता है कि आप अपनी पैठ बना पाएंगे यहां पर किसी भी प्रकार से? संजीव जी, सीधी सी बात है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी और बहुत बड़ी पार्टी भाजपा या कांग्रेस के मुकाबले पर तो है नहीं। हमारा संख्या बल पार्लियामेंट के अंदर भी सीमित है, पर हमारे वहां पर यूपीए के मंत्रियों ने अपने कार्यशैली के द्वारा अपनी उपयोगिता पूरे देश के सामने साबित की है। और पवार साहब की उपयोगिता या उनकी मेहनत का नतीजा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी तक ने उनकी कार्य की सराहना करते हुए 15 अगस्त को भी उनका मंत्रालय का चर्चा किया है अपने भाषण में, और फूड सिक्योरिटी बिल तक लाने की तैयारी उनकी मेहनत का भी एक परिणाम है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, दिल्ली में जैसे अभी आपने दोनों महानुभाव से सुना है, मैं खुद एक दिल्ली वाला हूं, ओरिजिनल दिल्ली वाला हूं, पुराना दिल्ली वाला हूं, और दिल्ली के जितने दर्द हैं शायद मेरे से ज्यादा, कम से कम इन दोनों महानुभाव से तो ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे है इस बारे में कि दिल्ली वालों की नब्ज पे क्या दर्द है। सबसे बड़ा जो दर्द है किसी भी सरकार ने, किसी भी सत्ता पक्ष ने, क्योंकि दोनों ही दल सत्ता में है, किसी के पास बड़ी चौधराहट है तो किसी के पास छोटी चौधराहट है, किसी ने भी दिल्ली की बुनियादी चीजों की तरफ ध्यान देने का प्रयास ही नहीं करा। हल करने की बात तो बाद में आएगी, भ्रष्टाचार आ जाए, महंगाई आ जाए, महिलाओं पर अत्याचार आ जाए, ये तो आप रोज उठा रहे हैं मसले और सारे राजनीतिक दल उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात एक है दिल्ली में कि क्या दिल्ली में पीने का पानी आपके पास प्रचुर मात्रा में है? जी, अगर नहीं है तो 15 बरस से सिर्फ एक ही माननीय नेता के पास ये महकमा रहने के बाद भी क्यों आज दिल्ली की जनता के पास दो तरीके के पैमाने हैं। कुछ दिल्ली की जनता को आप 800 लीटर तक पानी रोज देने का तैयारी करते हैं, और आधी से ज्यादा दिल्ली के पास तो आप 50 लीटर से ज्यादा पानी देने की तैयारी नहीं करते। तो ऐसा भेदभाव क्यों है? बिजली के दर क्या होंगे, क्या भ्रष्टाचार होगा, वो तो सब रोज अखबारों में देख ही रहे हैं, पर दिल्ली वालों को बिजली के दर दो तरीके से दाम देकर क्यों चुकाने पड़े? दिल्ली के किसी हिस्से में बिजली कम दाम में दी जाती है जी, और ज्यादातर हिस्से में जहां आम दिल्ली वाले रहते हैं, जिन्हें आम जन कहा जाता है, उन्हें दुगने दाम पर बिजली दी जाती है। तो बिजली और पानी दो मुख्य मुद्दे हैं। इसके ये सब बाकी सारे मुद्दे इनके साथ जुड़े हैं। जैसे मुखी जी ने भी कहा कि भ्रष्टाचार की जड़ पानी की वाटर बॉडीज के ऊपर आज किन लोगों का कब्जा है जी, वहां क्या हो रहा है? ठीक है। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, जो मुद्दे प्रोफेसर जगदीश मुखी ने उठाए और कंवर प्रताप सिंह ने भी जो चर्चा की उसमें जोड़ा कि बिजली और पानी दो मुख्य मुद्दे हैं, आपकी पार्टी की नजर में कौन से मुख्य मुद्दे हैं जो आप इन सब के अलावा भी उठाएंगे? देखिए, पहले तो मैं इसमें से दो मुद्दों पे बोलना चाहता हूं। महंगाई जो है, महंगाई के कारणों को जानना होगा। महंगाई और भ्रष्टाचार ये दोनों जो हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, इनमें आर्थिक नीतियों में कोई फर्क नहीं है। दोनों ही पूंजीवादी और कॉरपोरेट राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, और उसकी में महंगाई और भ्रष्टाचार उसका इनहेरेंट कैरेक्टर है, उसमें वो अंतर्निहित है। वो जब तक उस पर नियंत्रण नहीं करोगे नहीं होगा। और ये जितने भी खाने के आइटम हैं और एसेंशियल आइटम्स हैं, जब तक आप इसमें फॉरवर्ड ट्रेडिंग को नियंत्रित नहीं करोगे ये काम नहीं हो सकता।
और जब तक ये फॉरवर्ड ट्रेडिंग रहेगी, कहने वाली बातें कि जी हम महंगाई कर देंगे, हम कर देंगे, कोई नहीं कर सकता जब तक कि आप बेसिक पे चोट नहीं मारेंगे, आर्थिक फंडामेंटल्स के हिसाब से, आर्थिक नीतियों के हिसाब से। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, इस पे भ्रष्टाचार पे ये जो है, इसमें दोनों ही पार्टियां शामिल हैं। दिल्ली सरकार में कांग्रेस है और तीनों नगर निगम में बीजेपी है। जितना भ्रष्टाचार दिल्ली सरकार के महकमों में, उससे उतना ही भ्रष्टाचार तीनों नगर निगमों में है। ये कह देना कि साहब हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। और मैंने पहले ही बताया कि जिस निजाम को ये चाहते हैं, जो मुनाफा और मुनाफे की राजनीति को ये आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार और महंगाई अंतर्निहित है। यही कारण है पीडीएस सिस्टम की बुरी हालत है, बिजली पानी के इतने दाम बढ़े हुए हैं कि आम आदमी के लिए मुश्किल है। सबसे बड़ी मुश्किल हो रही है दिल्ली में कि 95% मजदूर दिल्ली के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं और उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है, कोई उनको सुविधाएं नहीं है। आप दिल्ली की रीसेटलमेंट कॉलोनीज या झुग्गी झोपड़पट्टियों में जाके देखिए, सैनिटेशन, सफाई, शिक्षा, उनके बच्चों की हेल्थ बहुत बुरी कंडीशंस में, और उसमें नगर निगमों का भी जिम्मा है, उसमें दिल्ली सरकार का भी जिम्मा है, दोनों ही फेल हैं उस मामले में। और न्यूनतम मजदूरी तो दिल्ली के मजदूर को मिल ही नहीं रही। ये बेशक उसको डीए के हिसाब से लागू कर दें, दिल्ली जैसे शहर में कम से कम न्यूनतम मजदूरी जो ये तय करते हैं, कोई भी व्यक्ति 15,000 रुपए महीने से कम न्यूनतम मजदूरी नहीं होनी चाहिए, और जो 60 साल से ऊपर का व्यक्ति है सबको 3,500 रुपए महीने की मिनिमम पेंशन मिलनी चाहिए, ईमानदारी से उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर होनी चाहिए, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के या ऑर्गेनाइज सेक्टर की लेबर है। और वीमेन सिक्योरिटी के विषय में मैं एक बार बता देना चाहता हूं, यहां पे भी एक दार्शनिक मामला है कि महिला सिक्योरिटी तब तक नहीं आएगी जब तक हम सब, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, किसी भी नीति को मानते हैं, जब तक कि हम पैट्रियार्कल एटीट्यूड, पितृसत्तात्मक व्यवहार पे चोट नहीं मारेंगे। ये हमें अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा, अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। जब तक हम जनता का वो माइंडसेट नहीं बदलेंगे तब तक ये नहीं हो सकता। ये तो और इसके लिए हम सबको आमूलचूल परिवर्तन करने पड़ेंगे, और पितृसत्तात्मक पर व्यवहार भी प्रोफेसर पूंजीवाद की देन है। और जहां तक बात है मार्क्सिस्ट दर्शन की, दार्शनिक तौर पे हमें यह देखना होगा कि हमें दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट करना है, वो अंतरराष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए उसमें सब कुछ देखना होगा। ये नहीं कि आप सिर्फ वन साइड लो साइडेड डेवलपमेंट कर दें, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, सेटलमेंट पैटर्न्स को देखना पड़ेगा, निवासिता के ट्रेंड्स को देखना पड़ेगा, उसको वैज्ञानिक तरीके से आपको करना होगा। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जब ये कहती है कि आने वाले दिनों में हमने जिस तरह से इन सब चीजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, हम फिर लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। चलिए, अनुराग सक्सेना जी, ये जो बात जो भी सामने रख दी गई है, इसमें मुख्य लड़ाई जो रहती है जिन बड़ी बड़ी पार्टियों के बीच, उनके अलावा कौन सी ऐसी नई बात है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बात आप कहना या करना चाहते हैं किस तरह से करेंगे, जरा जनता जरूर समझना चाहेगी आपसे। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जो कांग्रेस सरकार है और केंद्र की कांग्रेस सरकार भी जिस प्रकार का विकास का मॉडल के रास्ते पे आज तक चलती आई है, उसने अमीर गरीब के बीच की खाइयां बढ़ाई हैं, असमानताएं बढ़ी हैं। ये सरकार के खुद के स्वयं के आंकड़े बता रहे हैं। और बड़ी हैरानी हुई, अभी हाल के दिनों में जो आंकड़े आए हैं, दिल्ली के अंदर 369 नौजवानों ने आत्महत्याएं की हैं रोजगार संबंधी तनावों के चलते। ये कुछ फैक्ट्स मैं रखना चाहता हूं आपके सामने जी। उसके साथ साथ लगभग 140% जो है क्राइम ग्राफ बढ़ा है महिलाओं के प्रति जी दिल्ली शहर में, 140%। और ये सारे आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं जो हमें अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। हम ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली की जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो पूर्ण रूप में अमीर परस्त नीतियां लागू करती रही है, और जिसका नतीजा ये है कि जिस स्तर पे घोषणाएं होती हैं वो घोषणाएं ही होती हैं, वो नीचे उस रूप में लागू नहीं हो पाती हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर के अपनी बात रखूंगा। भवन निर्माण मजदूरों के लिए एक कल्याण बोर्ड है दिल्ली के अंदर, जिसमें करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है। ना तो भवन निर्माण मजदूरों का, जितने मजदूर दिल्ली में काम कर रहे हैं उनका पंजीकरण है, और ना ही वो जो वेलफेयर फंड है उसका ही उपयोग हो पा रहा है।
ये भी सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, मैं अपनी बात को बल देने के लिए रखूंगा, कि जो वेजेस शेयर है पिछले 30 सालों में लगातार गिरा है। लगभग 28% वेज शेयर होता था 1984 में, और आज वो सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 14% पे आ गया है। और इसमें ना कांग्रेस और बीजेपी के अंदर हम कोई फर्क नहीं देखते हैं। इसको थोड़ा सरल करके हमें समझाएं, वेज शेयर कम होने का अर्थ जरा लोगों को बताइए। वही मैं रख रहा हूं, उदाहरण के साथ में रख रहा हूं जी, कि चाहे केंद्र सरकार के संस्थान हो, चाहे दिल्ली सरकार के संस्थान हो, या फिर जो संस्थान नगर निगम के तहत भी चल रहे हैं, 80% ठेकेदारी है वहां पर। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि 28-28 साल से लोग काम कर रहे हैं जी, और उनका वेजेस जो है परमानेंट एम्प्लॉय के जो मुकाबले 1/3 भी नहीं है। ना उनको कोई पेंशनरी सुविधा है, ना कोई स्वास्थ्य संबंधी सुविधा है जी। और हम ये देखते हैं कि जब चुनाव आता है तो घोषणाएं तो बहुत होती हैं, मगर अगर हम देखें पिछले 5 सालों के अंदर एक भी नया कॉलेज नहीं खुला है दिल्ली के अंदर। एक भी नया कॉलेज दिल्ली सरकार ने नहीं खोला। हर सेक्टर के अंदर जो निजी पूंजी है उसको बढ़ावा दिया गया है। उसके चलते क्या हुआ है कि आम जनता वो सुविधाएं ले नहीं पा रही है। दवाइयों के दाम देखिए, सब्जियों के दाम देखिए, किसी भी चीज को देखिए। हमारी मुख्यमंत्री महोदया, महंगाई पर तो खूब बात हो गई, महंगाई के मैं उसी पे आ रहा हूं। वो बोल रही हैं कि दिल्ली के अंदर औसतन आय बढ़ी है। हम ये कहते हैं कि औसतन आय जो बढ़ी है वो क्या महंगाई की दर के अनुसार वो बढ़ी है? वो नहीं बढ़ी है। दूसरा, जो प्रोफेसर वार्ष्णेय ने कहा कि दिल्ली के अंदर आज हाईएस्ट मिनिमम वेज बताते हैं, मगर हमने सर्वे किया पूरी दिल्ली के अंदर 8 इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर 85% लोगों को वो मिनिमम वेजेस नहीं मिलता है जी। तो न्यूनतम उनकी जो पहचान है, पहचान का जो सवाल है जी, आई कार्ड नहीं दिए जाते, नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाते, इस किस्म की सुविधाएं हैं, इस किस्म की असुविधाएं जो, और इसलिए मैं बार बार रख रहा हूं कि घोषणाएं अधिक हैं, उनका क्रियान्वयन जमीन पे नहीं है। एक चीज और मैं रखना चाहूंगा कि हाँ, संक्षिप्त में, कि दिल्ली नगर निगम के स्कूल हों चाहे आपके दिल्ली सरकार के स्कूल हों, बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स लगे हुए हैं जी, बड़े पैमाने पर, और बार बार ये मसले कोर्ट्स के अंदर जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी जो है भर्ती नहीं खुल रही है। उसके चलते जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और माँ बाप के ऊपर निजी स्कूलों के अंदर जो बढ़ावा दिया गया है सरकार के द्वारा, एक तरफ फीस की मार है, दूसरी तरफ क्वालिटी भी नहीं उनको मिल पा रही है। चर्चा के इस दौर में अब ये करते हैं कि आप सब अब ये बताएं कि आप सब करेंगे क्या और कैसे करेंगे। तो संदीप जी, अब ये जो तमाम बातें हैं, महंगाई के बारे में आपने सुना, न्यूनतम मजदूरी को लेकर आपने सुना, महिलाओं पर अपराधों के बारे में बात हुई, बिजली पानी की उपलब्धता और दरों की बात हुई। पर कैपिटा इनकम 6 गुना बढ़ी है, उसका महंगाई के हिसाब से क्या है? 35,000 से आज 2,01,000 हुई है। आप किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा महंगाई नहीं है, उसका एक अपनी जगह है, लेकिन अगर आप कंपैरेटिव जानना चाहते हैं तो आप किसी भी मापदंड पे ले लीजिए। अगर पिछले 15 साल में दिल्ली में अगर आटे का रेट मैक्सिमम डबल हुआ है, या सब्जियों का, तो बल्कि मैं अभी देख रहा था कि 1998 में जो सब्जी के रेट्स थे उसमें आज कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर तब 40 रुपए था तो आज 45 है, कब 30 था तो आज 40 है, कल 40 था तो आज 60 है। पर कैपिटा इनकम हैज केप्ट इन टच विद इन्फ्लेशन। मैं उसको एक सिर्फ बात कहने की बात कर रहा था। तो जो इनके ज्यादातर जो मुद्दे हैं ये सही हैं, कई जगहों पे ऐसा है जैसे पानी में है और जगह है, अभी भी कमी है। और 15 साल में जो विकास हुआ है, जो प्रगति हुई है, उसका ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे समस्याएं जो है दिल्ली सरकार ने जाहिर सी बात है। लेकिन मेरा सिर्फ एक आखिरी पॉइंट ये कहना था हाँ। कि जहां तक एक सक्षम रूप से 15 साल में जितना काम हुआ है, मेरे ख्याल से उसके हिसाब से अगर हम जनता के बीच में जाते हैं तो जो हमें एक रिस्पॉन्स मिलता है, कॉन्फिडेंस का मिलता है। दिल्ली में आपकी सरकार 15 बरस से है, पर कैपिटा इनकम अगर किसी की बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, उसमें दिल्ली सरकार ने क्या योगदान किया है उस पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए? हमारे पास जितना बड़ा वर्ग विश्वविद्यालय से निकल रहा है युवा का, क्या उनके लिए कोई हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाया है? क्या उन्हें हमने कोई रोजगार के अवसर और ज्यादा प्रदान करने की तैयारी करी है? क्या वो सरकार के दायित्व में ये सब चीजें नहीं आती हैं क्या? दूसरी बात, मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं, अगर किसी आदमी ने अपनी मेहनत से अगर अपनी आमदनी में कोई इजाफा किया है और उसका श्रेय मैं लूं,
तो वो अलग बात है कि श्रेय मेरे को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, पर दिल्ली वालों में जहां तक मेरी जानकारी है, सरकार की तरफ से कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया गया आज तक जिससे दिल्ली के आम जन को ये लगे कि भाई तुम्हारी सुख सुविधाओं में कुछ वृद्धि होने की संभावना बनती है। दिल्ली चुनावों को लेकर हम अपनी चर्चा बातचीत वहीं रखें, क्या रोड मैप है, कैसे करेंगे, और संक्षेप में, क्योंकि समय भी थोड़ा लिमिटेड है। दिक्कत ये होगी कि फिर उसके बाद मतलब औरों को समय नहीं मिलेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अब अगर आपकी बात खत्म हो गई तो आगे बढ़ें, और अगर कुछ और कहना है तो संक्षेप में कहें। मैं एक शब्द और कहना चाहता हूं, बस कह दीजिए। मैं एक शब्द और कहना चाहता हूं, जो अदब से मेरी बात सुन लें। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है दिल्ली सरकार का, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि आय जो है यहाँ की औसतन आय राष्ट्रीय आय से दुगनी हो गई है। मैं उनके तथ्य बताना चाहता हूं। जिस समय आप सत्ता में आए थे उस समय राष्ट्रीय आय से दिल्ली की आय जो है औसतन 2.5 गुना थी। आपकी सत्ता में आने के कारण वो दुगनी रह गई है। ये प्राउड की बात नहीं है, शर्म की बात है। सर ऐसा है, तो आप इसको बढ़ाएंगे? जी हम बढ़ाएंगे। मुझे इसमें सीधे पॉइंट कर दो। राष्ट्रीय आय इस समय 65,000 है, दिल्ली की है 2,01,000। आप उसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3 गुना। सर मैं तो उसे कोट कर रहा हूं जो मुझे सरकार ने लिखित रूप में मेरे प्रश्न के जवाब दिए। 65,000 की 3 गुना हो गई है 2 लाख। अब ये 3 गुना हो गई है। मैं धन्यवाद करूंगा मुख्य जी का कि उन्होंने अपने स्वरों से हम लोगों को मुबारकबाद दी है। विधानसभा में दिल्ली की जनता को और दिल्ली की लड़ाई लड़ेंगे कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। बिजली पानी के बिल कम करने के लिए ये बिजली का वितरण का जो निजीकरण किया गया है, हम इसको खत्म करेंगे, इसको वापस सरकार के पास लाएंगे, इसको उत्पादन बढ़ाएंगे। दिल्ली में जो पानी असमान वितरण है उसको समान वितरण करेंगे। महंगाई पर रोक लगाने के लिए फॉरवर्ड ट्रेडिंग को रोक लगाएंगे। जो दिल्ली का पीडीएस सिस्टम का राशन टेलीविजन ने दिखाया, आपके दूरदर्शन ने दिखाया कि प्राइवेट मिल मालिक के यहाँ पहुंच रहा है, वैसा सोता हुआ सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट नहीं रखेंगे। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए मानसिकता पे चोट मारेंगे, पुरुषवादी मानसिकता पे चोट मारेंगे। सामाजिक बदलाव भी लाएंगे, सामाजिक बदलाव लाएंगे। और आर्थिक सामाजिक बदलाव लाने के लिए 3 चीजें मुख्य होती हैं, बिजली, शिक्षा, ढांचागत सुविधाएं। ठीक है, इनको सुधारेंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अनुराग सक्सेना जी, आप बताइए, आप क्या विचार लेकर, और क्या लगता है इन चुनावों में कि लोग आपके उम्मीदवार को जरूर जिताएं? सबसे पहले तो जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उनका हम चाहेंगे वो निजी हाथों से वापस ली जाएं, सरकार के हाथ में आनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तो 30% और 50% बिजली के दाम कम नहीं हो सकते हैं। दिल्ली की जो लगभग 40 से 50 लाख आबादी अनऑथराइज कॉलोनीज में, जो इन्होंने हाल फिलहाल में जिसको बोल रहे हैं कि ऑथराइज किया है हमने, वहां पर पीने के पानी की कोई भी लाइन नहीं है। लगभग 1/3 आबादी उन कॉलोनीज में रहती है। इसी प्रकार से शिक्षा के अंदर भी जो फीस के ऊपर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, हम फीसों के ऊपर नियंत्रण लाएंगे। जो निजी स्कूलों ने बिल्कुल लूट मचा रखी है और माँ बाप के, पेरेंट्स के बजट बिगड़ चुके हैं, बिल्कुल किसी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। कोई 3,000 रुपए महीना चार्ज कर रहा है स्कूलों के अंदर, कोई 5,000 ले रहा है, कोई 7,000 रुपए ले रहा है। बात हो चुकी है। इसके ऊपर हम लोग नियंत्रण रखेंगे, सरकारी भी और सोशल भी। जी, सिर्फ 2 वाक्य, उससे अधिक समय नहीं। के अलावा जो अनाज था 35 किलो, वो प्रति व्यक्ति 5 किलो रह गया है। ये दीक्षित जी को मैं बताना चाहूंगा। हम मुख्यमंत्री महोदया से भी इस विषय पर मिले थे। बीपीएल फैमिलीज का कम हुआ है, बीपीएल फैमिलीज का कम हुआ है, आरसी का कम हुआ है, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स का कम हुआ है राशन। ये इस नए विधेयक के ठीक है। आप सबसे चलते चलते टिप्पणी ले लें, क्योंकि समय लगभग खत्म हो चुका है। छोटा सा प्रश्न है मेरा जी। दिल्ली में हमारे यहाँ उर्दू जो है जी, वो दूसरी भाषा के रूप में मान्यता है जी, पर आज तक मेरी जानकारी में कितने उर्दू के स्कूल ये सरकार स्थापित कर पाई है, या कितने उर्दू के पढ़ाने वाले टीचरों की ये भर्ती कर पाई है, ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। और इतनी बड़ी जनसंख्या जो है वो पढ़ाई से और उच्च शिक्षा से वंचित है। क्योंकि दीक्षित जी ने जवाब देना, मैंने कहा मैं ये भी इनके संज्ञान में ले आऊं बात। समय लगभग समाप्त हो चुका है। सिर्फ दो वाक्य ही। आज पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा दिल्ली की है जी। और पंजाबी भी जो पढ़ाई जा रही है केवल मात्र उनको एडिशनल चार्जेस करके टीचर दे दिया जाता है। वहां स्कूलों के अंदर पंजाबी पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। और हमारी ये योजना है, हम सत्ता में आएंगे
तो पंजाबी के मीडियम वहां उर्दू पर के भी बारे में हैं। आपकी ठीक है। योजना क्या है? उर्दू के बारे में पंजाबी के बारे में एक ही तरह ठीक है। मैं तो support प्रोफेसर कर रहा हूं वार्ष्णेय। आपको। मैं आपकी बात को सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। उर्दू और पंजाबी दोनों के अंदर दिल्ली करेंगे। का तो ये कल्चर हमारा है। ये मानना है जी। कि जो अल्पसंख्यक हैं या अल्पसंख्यक भाषाएं या अल्पसंख्यक उनको हमें सहायता देनी चाहिए और वो सहायता देने के लिए उसमें सच्चर आयोग की सिफारिशों को ईमानदारी से लागू करना हमारे चाहिए नेता और सबसे पहले उसके ढांचागत हामी थे। सुविधाओं का सर्वव्यापी ढंग से सर समान ढंग से सबको बराबर उसका फायदा मिले वो होना चाहिए, ना कि अमीर और गरीब के भेदभाव को बढ़ दिया जाए। ठीक है। दिल्ली भाई, में अब आज कहने लगे। हाईएस्ट बिजली के रेट है जी, नहीं, गलत बात है। हिंदुस्तान के अंदर। टेलीविजन पर कह रहे हैं वो, आप टेलीविजन सर, पर सर, नहीं, नहीं, देखिए, पहले तो नहीं, नहीं, ये गलत बात है। आप आप ठीक- चाहते हैं सुनिए, proof तो फिर मैं सर proof आप देता के हूं। अंदर एनडीएमसी नहीं, के नहीं, रेट नहीं, कम है। नहीं, NDMC साहब, के रेट कम मुकेश है। साहब, मुकेश साहब, आप यूनिट नहीं, कम नहीं, है। नहीं, नहीं, इससे का भेदभाव इससे यही ज्यादा है। और क्या हो सकता ठीक है। है? एनडीएमसी के ठीक है। रेट कम है 1 रुपया। ठीक है। इनके मुकाबले ठीक ज्यादा है, ठीक है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। और चूंकि चुनावी बहस अगर इतनी गर्मा गर्म ना हो तो उससे लगता ही नहीं है कि चुनावी माहौल है। लेकिन एक चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है और जो हम कहना चाहेंगे वो ये कि चुनाव का समय सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होता बल्कि जनता के लिए भी होता है, क्योंकि उसे तय करना होता है कि आने वाले समय में वो सत्ता की चाबी किसे सौंपेगी।